तो लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। और सबसे पहले फोर्स के बारे में। फोर्स की देखो कई डेफिनेशंस बनती हैं। फोर्स किसी बॉडी को चला भी सकता अगर वो रेस्ट पर थी। अगर वो चल रही थी तो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकता, उसको रोक भी सकता। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी बदल सकता फोर्स। जैसे साइकिल में हैंडल है, व्हीकल में स्टीयरिंग है। ठीक है ना, इसको मूव करते डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स लगाते हैं। फोर्स किसी बॉडी की शेप या साइज़ को भी चेंज कर सकता है और फोर्स किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट घुमा भी सकता है। फोर्स के बहुत सारे फंक्शन डिपेंड करता है कि हम इसको जो डिफाइन कर रहे हैं किस रेफरेंस में कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। एग्जैक्टली हम लोग मोशन के रिगार्डिंग फोर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बनी फिर? इट इज़ एन एक्सटर्नल कॉज, और पुश और पुल भी कर सकते हैं इसे, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। या तो कर देता है या करने की कोशिश करता है। कोशिश का मतलब समझो, देखो आपने फोर्स लगाया, बाइसिकल पर खड़ी हुई थी स्टैंड पर, हल्का सा पुश किया, वो चल पड़ा, उतर के स्टैंड से चल गई, है ना। फिर आपने फोर्स लगाया अपनी कार पर, वो तो नहीं चली। फोर्स तो लगाया आपने, फिर क्यों नहीं चली? इसका मतलब डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना और किस बॉडी पर लगाया जा रहा है। तो इसलिए फोर्स चेंज कर देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या लिखा? इट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द बॉडी एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। ओके, ये फोर्स की डेफिनेशन है। टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखो बच्चों, कोई चीज़ अगर टेबल पर रखी हुई है, कोई बॉक्स है, तो अपने आप तो उठ के चल नहीं पड़ेगा। आप चलाना चाहोगे उसे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है ना। ऐसी साइकिल है, चल रही है, अपने आप तो रुकती नहीं हो, आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। इससे ही समझ आ रहा है कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की एक टेंडेंसी है कि जिस भी स्टेट में वो है, यानी वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसकी टेंडेंसी उसी स्टेट में रहने की है। ठीक है ना, उसी स्टेट में। अगर हम उसकी मोशन, उसकी इस प्रॉपर्टी को ही नाम इनर्शिया कर दिया आपने, और आप इस स्टेट में अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो बॉडी क्या करती है? उसका अपोज करती है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल डायरेक्शन। इसे कहते हैं इनर्शिया। इफ एनी चेंज इज मेड इन स्टेट देन बॉडी अपोजेज इट, हमेशा अपोज करेगी। इसकी प्रॉपर्टी को नाम करेंगे इनर्शिया। जैसे अब बात आता है कि अपोज ज़्यादा कौन करेगा। जैसे 2 kg, 5 kg, 8 kg के 3 ऑब्जेक्ट आपने एक सरफेस पर रखे हुए हैं, तीनों रेस्ट पर हैं। आप इसे भी चलाना चाह रहे हैं, इसे भी, इसे भी, तीनों दैट आपको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा। इससे हमें जो समझ आता है वो ये कि इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा अपोज कर रहा है, जिस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा अपोज कर रहा है। और जब ज़्यादा अपोज करेगा तो इनर्शिया भी इसमें ज़्यादा होगा, मास भी इसी का ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनर्शिया कैन बी मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। यानी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगेगी इनर्शिया की। कैन बी मेजर्ड का मतलब होगा कि इफ़ यू आर गिवन 2 or 3 बॉडीज, देन बाय नोइंग द मासेज ऑफ द बॉडी यू कैन से द बॉडी विच हैज़ द लार्जर मास विल हैव लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कहने से मतलब है कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स यू कैन कंपेयर द इनर्शिया बाय द मास ऑफ द बॉडी। इसी भी आप 3 तरह के इनर्शिया हुए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी डेफिनेशन सेम यही होगी जो यहाँ लिखी है, बस पता क्या करोगे? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, बस, और नहीं लिखोगे, टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बस ये नहीं लिखना है। इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। यानी उसकी रेस्ट पोजीशन को बदलने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो ये उसका अपोज करेगी, है ना। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ये 3 डेफिनेशन जो है ना, ये इसी में से तीनों को अलग अलग करके लिख दोगे, 3 डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ मोशन के, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप किसी बस में बैठे हुए हैं और बस सडनली मूव करे। बच्चों मूव नहीं करे सडनली, अगर वो धीरे धीरे मूव करती है तब कुछ नहीं होगा। सडनली मूव करे तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो जर्क होता है पीछे की तरफ, है ना। क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो आपका जवाब होगा कि इनिशियली व्हेनेवर बस इज एट रेस्ट देन आवर बॉडी इज आल्सो एट रेस्ट। अब जैसे ही बस सडनली मूव करेगी देन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ द बस, वो तो बस के साथ मूव करने लगेगा तुरंत, क्योंकि वो बस के कॉन्टैक्ट में है। बट अपर पार्ट जो सीट से ऊपर का पार्ट है ना, इट रिमेन्स एट रेस्ट। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो मोशन का अपोज करता है। इस वजह से वो उतना जल्दी से मोशन में नहीं आ पाती, इतना तेज़ी से बस मूव कर गई। तो इसलिए बॉडी का लोअर पार्ट तो बस के साथ मूव कर रहा, अपर पार्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हम पीछे आते हैं।
ठीक है ना। अगर हम किसी ब्लैंकेट को, किसी कारपेट को बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल बाहर आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि कारपेट तो मूव कर गया, उतना तेज़ी से उसके अंदर डस्ट पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, तो कारपेट आगे निकल गया, डस्ट पार्टिकल पीछे रह गए, निकल गए बाहर नीचे, है ना। किसी ट्री को शेक किया आपने, लीव्स गिर गई, क्यों गिर गई? आपको मालूम है कि ट्री का जो स्टेम है और स्टेम के साथ जो ब्रांचेज हैं, लिंक हैं उससे, वो तो मूव कर जाएंगे, है ना। ये बनाई थी मैंने फिगर कि ट्री का जो स्टेम है, ये स्टेम और उसके साथ ब्रांचेस ही तो मूव करेंगे क्योंकि आप इसे शेक कर रहे हो, बट इसके साथ जो लीव्स और फ्रूट्स हैं वो उतना तेज़ी से मूव नहीं कर रहे जितनी तेज़ी से आप इसे करा रहे, तो ये अलग हो। ऐसी इनर्शिया मोशन में है कि कोई बस चल रही है, अगर वो सडनली ब्रेक लगाए तो हम लोग आगे गिरते हैं। रीज़न साफ है वही कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो तो बस के साथ है, तो जैसे ही बस रुकेगी तो वो भी रुक जाएगा, बट अपर पार्ट जो है स्टिल इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया मोशन, यानी वो रुकने का अपोज कर रहा है, उतना तेज़ी से नहीं रुकता। ये एग्जाम्पल होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, है ना, कि अगर बस सडनली कोई टर्न ले तो हमारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। रीज़न सेम कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो तो बस के साथ टर्न हो गया, बट अपर पार्ट अपनी डायरेक्शन में रहना चाह रहा है, इस वजह से बस जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है अपर पार्ट उससे अपोजिट जाएगा। बट ध्यान रखो बच्चों कि ये जो बस वाले एग्जाम्पल हैं ये तीनों तब पॉसिबल है जब सडन कोई चेंज ला रहे हैं आप, अगर धीरे धीरे ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। टर्म आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन में एक बात लिखी गई कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस द कंप्लीट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे कह दीजिए आपने, मोशन को तो स्पीड डिफाइन करती है, लीनियर मोमेंटम डिफाइन ही नहीं करता। नहीं, सुनो, एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक स्कूटर भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक बस भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तीनों में आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने पर तीनों रुकेंगे। कौन सबसे पहले रुकेगा? जवाब आता है स्कूटर, फिर कार रुकेगी, फिर बस। यानी जब आपने एक साथ ब्रेक लगाया तीनों में, तीनों एक पोजीशन में थे, आपने ब्रेक लगाया तो बस सबसे ज़्यादा दूर जाकर रुकेगी। क्यों भाई? जब तीनों की स्पीड बराबर, फिर वो क्यों जाकर रुकेगी? अगर मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ तो एस तो सेम आ रहा सब, फिर ही दूर रुकेगी क्योंकि बस का मास सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब मोशन को केवल स्पीड डिफाइन नहीं करती, अगर केवल स्पीड डिफाइन करती तो बराबर डिस्टेंस पर जाकर रुकते सारे। मोशन को स्पीड के साथ साथ उसका मास भी डिफाइन करता है, इसीलिए लिखा गया है कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस कंप्लीट मोशन, विच हैज़ कंप्लीट मोशन ऑफ द बॉडी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बाकी तुम समझते हो, यूनिट लिखोगे केजी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट होगी एमकेएस, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेरिएबल। डायरेक्शन क्या होगी? सेम जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इससे साफ साफ पता लग रहा है, इक्वल साइन बताता है कि पी की डायरेक्शन वही होगी जो वी की डायरेक्शन। अब अगर मैं ग्राफ निकालूँ रिलेटेड टू पी, तो पी इज इक्वल टू एम वी है, पी वर्सेज एम। पी वर्सेज एम कहने का मतलब अगर मैं वी को कांस्टेंट करके पी और एम के बीच में ग्राफ निकालूं तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 4 बॉडीज़ है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और चारों की चारों 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लेकिन सबका लीनियर मोमेंटम अलग आ जाएगा। क्यों? मास अलग अलग है सर। तो यहाँ वी हमने कांस्टेंट रखा सबका, लेकिन मास अलग अलग रखे, और मास अलग रखेंगे तो ऑब्वियसली सबकी वेलोसिटी भी अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। ये सॉरी लीनियर मोमेंटम। इसी तरीके से अगर मैं P वर्सेस V करूँगा, P वर्सेस V का मतलब क्या हुआ कि मैं मास को कांस्टेंट करके अगर V को चेंज करूँ, कैसे? कि मेरे पास एक ही मास की बहुत सारी बॉडीज़ हैं, सबको मैं डिफरेंट स्पीड से चलाऊंगा तो सबके लिए मोमेंटम डिफरेंट आएंगे। और अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि P को सेम रखना चाहूँ और मास वर्सेस V देखना चाहूँ, कोई बात नहीं, P इज इक्वल टू एम है ना। तो P को कांस्टेंट रखना चाह रहे हो, P को आप कांस्टेंट रखना चाह रहे हो, तो एम इज इक्वल टू कांस्टेंट एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, समझे ना। और इसका मतलब है एक वैल्यू को ज़्यादा करोगे दूसरी कम होगी, तो ये ग्राफ इनवर्स ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये इनवर्स ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ओके।